हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। होप कि आप अच्छे होंगे। हम आज से देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन का इम्पोर्टेड क्वेश्चन। आपको सिर्फ मात्र 15 दिन में हम 40 प्लस वीडियो लाने वाले हैं। देखिएगा पूरे 100 क्वेश्चन और चैप्टर वाइज से इस पे हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ सेल का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई है। तो दोस्तों, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई होती है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो नहीं, सजीव के बनने के लिए हमको कोशिका चाहिए। कोशिका से सर हमें ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका के कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग के सम्मिलित रूप को साइटोसोम कहा जाता है। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम के अंतर्गत कोशिका झिल्ली आते हैं, कोशिका द्रव होता है और कोशिका द्रव कोशिकांग होता है, केंद्रक नहीं आते हैं। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं, इनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता, तो उसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मेटाप्लाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाप्लाज। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं रचना ऑर्गेनोजोइडक्स नहीं है? तो राजधानियां। क्या हो जाएगा? राजधानियां। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। तो कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कथन ये सही है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। ये भी सही है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नहीं, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक नहीं कहा जाता, बल्कि कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है, तो कोशिका अलग अलग आकार की होती है। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। तो तरल मोजाइक मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। ये भी कथन सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच गोलाकार प्रोटीन होता है। ये तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो कोशिका, याद रखिएगा, कोशिका। कोशिका झिल्ली माइक्रोबिलाई, सिलिया, फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो परासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होती है। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। यह सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S। ये भी सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक होते हैं
और इसके दो घटक होते हैं सब यूनिट 30S और 50S। CS राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनके बीच दो सब यूनिट होते हैं 40S और 60S। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन कोशिका के विभाजन करती है? तो क्या हो जाएगी, मीसोसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा होगा? तो सक्रिय स्थल गोल्जी काय होता है। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल गोल्जी काय होता है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो अंतर्द्रव जालिका कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का रास्ता बनाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है? तो नहीं। खुरदुरी अंतर्जालिका लिपिड तथा प्रोटीन स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होता है, तो ये दोनों नहीं सहायक होता है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल का। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़ा अंगक होता है, तो कोशिका में पाए जाने वाले सबसे अंगक कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं या ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, तीनों सही है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, जीन को भी आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो क्या दोनों कथन सही होंगे? कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है? तो अंतःकोशिकीय पाचन गोल्जी काय का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे बड़ा अंगक क्या होता है? तो लवक होते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम की। पायलेट कण क्या है? तो स्पिरिसोमा नहीं होता है बल्कि राइबोसोम होता है। क्या होता है? बल्कि राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर डी है जो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वेता कोशिकांग है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिकीय है जिसमें गाल्जी कोर, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्जालिका और हरित लवक का अभाव होता है। तो क्या हो जाए इस प्रकार, 1 2 3 4 डीएनए मौजूद रहता है, बल्कि गोल्जी कोर, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्जालिका, हरित लवक गायब रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं?
निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो लवक पादप में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पादप में पाए जाते हैं, बड़ी रिक्तिका किस में पाए जाते हैं? कोशिका में। तो सभी पादप में पाए जाते हैं बल्कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो सेंट्रोसोम हो जाएगा दोस्तों। यह पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं बल्कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी होते हैं और पौधे कोशिका में भी होते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडन तथा स्वान ने प्रस्तुत किए थे। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्रक। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइकोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम का निर्माण होता है? तो गोल्गी कायल से। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए से उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का और लवक का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं और वास्तविक केंद्रक नहीं, तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा कोशिका झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति के तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका होगी। एक पररूपिक कोशिका के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? एक पररूपिक कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम एवं केंद्रक होते हैं। साइटोसोम और केंद्रक होते हैं। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। तो सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। सेंट्रोसोम विशेष रूप से किसमें भाग लेता है? तो कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो कोशिका यांत्रिक सहायता प्रदान करता है अंतर द्रव जालिका से। 70 इस राइबोसोम पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक में। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। और 80 एस पाया जाता है यूकैरियोटिक में, याद रखिएगा। रंगीन लवक को क्या कहा जाता है दोस्तों? रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रैगनम पाया जाता है किसमें? तो ग्रैगनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है लियोप्रोटीन। क्या बनाता है? लियोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण में संबंध है। तो प्रोटीन संश्लेषण में संबंध है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टेलोमियर कहा जाता है। टीलोमियर कहा जाता है। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। किसमें केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? तो बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद रखिएगा। अंतर द्रव जालिका केंद्र है।
तो अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? तो निम्नांकित में किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो सेंट्रियोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल या कोशिका भित्ति कह सकते हैं। लाइसोसोम में जमा रहता है, तो लाइसोसोम में जमा होता है पाचक एंजाइम। क्या होता है? पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लियोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? तो लियोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध एटीपी के निर्माण से है दोस्तों, ऊर्जा के निर्माण से है। पॉलीसोम में क्या होता है दोस्तों? तो पॉलीसोम में राइबोसोम और प्लस एमआरएनए होता है। पॉलीसोम में राइबोसोम और प्लस एमआरएनए होता है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, तो जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें एटीपी के निर्माण करता है जो ऊर्जा से संबंधित है। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था। तरल मोजाइक मॉडल मत को किसने प्रस्तुत किया था? तो सिंगर एवं रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किए थे। कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। किसमें पाई जाती है? केवल पादप कोशिका में। आवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो आवर्णी लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो जीव द्रव की। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो जीव द्रव की। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, तो जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक के। कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो सेल्यूलोज। कौन करता है? सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं यूकेरियोटिक में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है, तो ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, तो चिकनी ईआर। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में कौन भाग लेती है? तो चिकनी ईआर। राइबोसोम बना होता है, तो राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन का। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं मतलब आरबीसी में, नीलहरित समाल में, तो इन सभी में गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या होता है? तो गोल्जी उपकरण होता है। क्या होता है? गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण है जो ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजने का कार्य करती है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डब्बे ने देखे थे। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? तो
क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के भीतर तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। कोशिका कला वर्णनात्मक पैगाम होती है क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिकाओं से होने देती है, जबकि अणुओं का संचलन को रोक देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में करके याद रखिएगा। न्यूक्लियन के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो कैल्शियम। पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक होता है? तो कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंकों में से कौन सा एक अर्धपरागम होता है? तो अर्धपराग यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली भी होगा और कोशिका झिल्ली, दोनों अर्धपरागम झिल्ली होते हैं। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो हाँ, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, तो कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार भी होते हैं। प्रत्येक कोशिका के निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। ये तीनों सही, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? गलत। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद करके याद रखिएगा। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिका अंग से बना होता है। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ओफियोग्लोसस में पाया जाता है 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। वास्तविक केंद्रक इसमें किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, बल्कि हरे सवाल में, कवकों में, लाइकेन में केंद्रक उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किए थे? तो नॉल तथा रस्का ने किए हैं। अंतःप्रदव जालक की खोज किसने किया? तो अंतःप्रदव जालक की खोज पोर्टर ने की है। किसने की है? पोर्टर ने। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था? तो गुणसूत्र शब्द प्रदान किए थे वॉल्डेयर ने। क्रोमोसोम शब्द किसने दिए थे? तो वॉल्डेयर ने। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। क्या करती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो अंतःप्रदवी जालिका कहलाता है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं को घना जाल कहा जाता है, अंतःप्रदवी जालिका को। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है
लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं पेड़ पौधों में, और रिक्ताएं ये सभी पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? तो क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन सा प्रदान करता है? तो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम का। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक एंजाइम है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो जीव द्रव को घुला देना नष्ट करने की क्षमता रखती है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? तब पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है जो कोशिका भित्ति होती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो राइबोस कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिक सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। कौन सा रचना जंतु कोशिका की वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो सेंट्रियोल करके याद रखिएगा, या कोशिका भित्ति, लवक करके, ये सभी याद रखिएगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिए थे। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? तो ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस मतलब केंद्रक की खोज किए थे। डीएनए द्विहेलिक्स मॉडल पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो डीएनए मॉडल सबसे पहले वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किए थे 1954 ईस्वी में, जिसे वाटसन का डबल मॉडल भी कहा जाता है। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह कथन हैक्सले का है। किसका? हैक्सले का। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मतलब प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे किसने किया? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या होता है? तो क्रिस्टली होता है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पारेगम होते हैं। लाइसोसोम कार्य करता है, तो लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करता है। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? तो लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, पादप कोशिका में पाया जाता है, जो रंग प्रदान करता है। प्रोग्रामिड सेल डेथ का कोशिकीय एक आणविक नियंत्रण कहलाता है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्टोसोसिस हो जाएगा। क्या? एम्टोसोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है।
गोल्जी गोल्जी कार्य का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्राव करना इसका मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो देखिए, ऐसे तो कोशिका भित्ति अलग करता है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्लोरोप्लास्ट, तो दोनों हो जाएगा, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताता है। निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो लाइडेन और टी स्वान ने प्रस्तुत किया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। परासरण की परिभाषा क्या है? तो परासरण अर्धपरागम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक की ओर प्रवाह करता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर सिकुड़ जाता है, क्यों? तो जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है, यही कारण से वह सिकुड़ जाता है। यदि कोशिका आकार में न्यूनीकृति होती है, तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन क्या होता है? तो हाइपरटोनिक विलयन होता है। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प पराश्रयी विलयन में, तब बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, तो किस कारण? तो अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना क्या होता है? तो अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण क्या है? तो बाह्य परासरण के कारण। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कि केंद्रक को विभाजन को कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन उत्तरदायी है। कशेरुकी के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो केवल मियोसिस द्वारा निर्माण होता है। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? तो प्रोफेज अवस्था। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होती है? तो कोशिका पट्टिका की सहायता से होती है। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? तो माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था है एनाफेज। क्या है? एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगे? तो ये कितना के 4 गुना है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है 8। 64 के 4 गुना तो 8 हो जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री विभाजन में होता है। परगति किस अवस्था में होता है? तो परगति पैकोटीन की अवस्था में होती है। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो 50 बार। टेलोफेज की विपरीत अवस्था क्या होता है? तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था प्रोफेज होती है। तो माइटोसिस से सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होती है? तो एनाफेज में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका
केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। तो हाँ, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार ही विभाजित होती है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका दो बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी दो बार विभाजित होती है। दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में किस कोशिकाएं संरचना की खोज फोटोनों के द्वारा किया गया था? तो केंद्रिकों का। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य क्या है? तो उपयुक्त में से सभी होगा। तो आप डेली सर 3 वीडियो देखिए, आपका फुल मार्क्स आने की गारंटी है।